नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश सर और आपका पसंदीदा चैनल एग्जाम में में आपका स्वागत है। दोस्तों, उपराष्ट्रपति के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संसद के बारे में, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में। दोस्तों, इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, इससे क्वेश्चन बना दिया था। कोई भी प्रतियोगिक परीक्षा हो, भारतीय संसद से एक दो प्रश्न आना ही आना है। तो दोस्त, इसको एकदम आपकी भाषा में इतनी बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे कि आपके जुबान पे एक एक आंकड़े आपके पास होंगे। दोस्तों, एकदम कंसेप्चुअली तरीके से आज थोड़ा सा मोटा मार्कर का भी हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि कुछ अक्षरे आपको दिखाई नहीं दे रही थी। तो ये कमेंट सेक्शन में जरूर ये सुझाव आया कि सर थोड़ा सा आप मार्कर मोटा वाला उपयोग करिए जिससे स्पष्ट दिखे। तो दोस्त, आज आपके सामने उसी मोटे मार्कर से परोसा जाएगा जो भी मटेरियल। दोस्त, अगर हमारी वीडियो आपको पिछला अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। ये भी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, पहले तो इसको पढ़िए, देखिए कि कैसे मटेरियल आपको मिलते हैं। दोस्तों, अगर जरूर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्त के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और प्यारा सा कमेंट करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि एक आपका प्यारा सा कमेंट हमको उत्साहवर्धन देगा, हम प्रफुल्लित होकर के वीडियो बना सकेंगे। तो दोस्त, जरूर एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आइए शुरू करें। ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारतीय संसद हेडलाइन देख रहे हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत, अनुच्छेद 79 के तहत भारत की एक संसद होगी। देखिए, ध्यान से समझिएगा दोस्त, भारत की संसद किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत के लिए एक संसद होगी? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत भारत की क्या होगी? संसद होगी। संसद की जननी किसे कहा जाता है? तो संसद की जननी ब्रिटेन को कहा जाता है। और आप जानते हैं कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो संसद अगर पूछेगा कि संसद की जननी कौन है, तो वो ब्रिटेन देश है। कौन सा है? तो ब्रिटेन। आइए दोस्त, शुरू करते हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 के तहत एक संसद होगी। ये संसद कितने लोगों से मिलकर के बनेगी? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये संसद 3 लोगों से मिलकर के बनेगी। कितने लोगों से मिलकर के बनेगी? तो 3 लोगों से मिलकर के बनती है संसद। कौन कौन? तो एक है आपका लोकसभा। कौन सा है? लोकसभा। एक है आपका लोकसभा। दूसरा क्या है? तो दूसरा है आपका राज्यसभा। दूसरा क्या है? तो राज्यसभा है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये दो तो हाउस हो गए और तीसरा जो है ये व्यक्ति है राष्ट्रपति। कौन है? तो राष्ट्रपति। राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा तो इन 3 लोगों से मिलकर के, कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के ही संसद का निर्माण होता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि संसद के कितने अंग होते हैं, यानी कि ये पूछ सकता है संसद के कितने अंग हो सकते हैं। तो संसद के अंग, तो संसद के अंग कितने हैं बाबू? तो 3 अंग हैं। कौन कौन? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन इसमें 2 हाउस है, तो लोकसभा और राज्यसभा, ये 2 हाउस है और ये एक व्यक्ति। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, अगर अंग की बात करेगा कि संसद के कितने अंग हैं, तो अंग 3 है। संसद के अंग कितने हैं? तो 3 हैं। लेकिन अगर पूछ देगा कि संसद के कितने सदन हैं, तो दोस्त 2 सदन है। कौन कौन सदन है? तो लोकसभा और राज्यसभा। अर्थात संसद के अंग तो 3 है, लेकिन सदन को ठो है तो 2। ध्यान से समझिएगा दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत एक लोकसभा होगी। लोगों की सभा, जिसको हम लोग चुनते हैं, जो हमारे प्रतिनिधि के रूप में जिस पार्लियामेंट के फर्स्ट हाउस में बैठते हैं, प्रथम सदन में बैठते हैं, यानी कि लोकसभा। अनुच्छेद 81 के तहत एक लोकसभा होगा। लोकसभा के गठन की बात कर रहा है। राज्यसभा अनुच्छेद, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत एक राज्यसभा होगा। इस आर्टिकल के तहत तो राज्यसभा। और आप जानते हैं कि हम लोग राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 52 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 के तहत
भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, राष्ट्रपति तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे संसद के दो सदनों के बारे में, एक लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त, यही आंकड़े में पूछ देता है। आपका नॉर्मली क्वेश्चन अगर बनाता है तो ऐसे वन लाइनर तरीके से ही पूछ देता है कि लोकसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 81। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो अनुच्छेद 80। और राष्ट्रपति का तो अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब ध्यान दीजिएगा दोस्त, इससे जुड़ी कुछ प्रश्न बनता है कि लोकसभा को किस नाम से हम लोग जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, लोकसभा को हम लोग पहले कहते हैं प्रथम सदन, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम सदन, इसे हम लोग कहते हैं प्रथम सदन। दूसरा क्या कहते हैं, इसे युवाओं का भी सदन कहा जाता है, इसे युवाओं का युवाओं का युवाओं का युवाओं का सदन भी कहा जाता है, युवाओं का सदन भी कहा जाता है। तीसरा कहा जाता है इसे कहा जाता है आम सदन भी कहा जाता है, आम सदन भी कहा जाता है, इसे आम सदन भी कहा जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, तो लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है, इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा दोस्त, इसे एक तो हम जान गए कि प्रथम सदन, दूसरा युवाओं का सदन, तीसरा आम सदन, चौथा देखते हैं लोकप्रिय सदन, और पांचवा जो है इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, संसद का तात्पर्य, संसद का तात्पर्य, संसद का तात्पर्य, एक चीज इसमें छूट रहा है दोस्त, एक और लिख लेते हैं हम लोग, अस्थाई सदन, अस्थाई सदन भी कहा जाता है, अस्थाई सदन। आप जानते हैं कि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा का कभी भी गठन किया जाता है, इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है, किया जा सकता है, कभी भी भंग किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये अस्थाई सदन है क्योंकि इसे कभी भी भंग किया जा सकता है, अर्थात इसका कभी भी विघटन किया जा सकता है। अब ध्यान देने वाली बात है दोस्त कि सांसद, ये जो इंडियन पार्लियामेंट है, संसद का तात्पर्य किससे है, यानी कि संसद से तात्पर्य किससे है, तो संसद का तात्पर्य लोकसभा से है। किससे है, लोकसभा से। ध्यान रखिएगा कि संसद का तात्पर्य किससे है, तो लोकसभा से है, क्योंकि हम डायरेक्ट इनको चुनते हैं और यही प्रतिनिधि जाकर के हमारा कानून वगैरह बनाते हैं। तो दोस्त ध्यान से समझिएगा, आप देखे भी होंगे कि अनुच्छेद 108 के तहत जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो उसमें हम बताए थे कि अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं। अगर दो सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति हो जाती है तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। यानी कहीं ना कहीं इनको वहां मौन कर दिया जाता है और जो चाहता है वो लोकसभा करा लेता है। तो दोस्त उम्मीद है कि ये आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये रहा कुछ फैक्ट जो इससे प्रश्न बनता है। अब चलते हैं इसके आंकड़े के तरफ, और आंकड़े के तरफ चल करके भी हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे और उससे संबंधित जानकारी को भी एक एक तरीके से हम लोग पढ़ेंगे कि आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से याद भी हो जाए। तो आइए दोस्त ले चलते हैं आपको और समझते हैं लोकसभा में क्या क्या चीजें हैं। तो लोकसभा से पूछता है कि अधिकतम सीटों की संख्या, न्यूनतम सीटों की संख्या। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, यहाँ लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी होती है, अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या। ध्यान दीजिएगा दोस्त, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है,
तो अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, 550 है। अब आप कहेंगे कि नहीं सर, हम 552 पढ़े थे। तो दोस्त, एक तो 4वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जो दो एंग्लो इंडियन लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत, इसी लोकसभा में अनुच्छेद 331 के तहत दो एंग्लो इंडियन की जो मनोनयन होता था राष्ट्रपति करते थे, अब इसे समाप्त कर दिया गया और इसे अगर रखा जाता तब 552 होता। हालांकि वर्तमान में कितना लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो 550 है। इसमें क्या है, तो 550 में अगर इसको हम लोग देखेंगे, दो पार्टों में इसको देखते हैं। ये लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या की बात कर रहा है दोस्त। अभी हम वर्तमान को भी देखेंगे तो अधिकतम कितनी सीटें हैं, 550। पहले 552 हुआ करती थी, लेकिन दो एंग्लो इंडियन को जब हटा दिया गया तो वर्तमान में अधिकतम सीटों की संख्या 550 है, जिसमें 530 सीटें राज्यों के लिए, इसके लिए तो राज्यों के लिए 530 सीटें राज्यों से और आपका 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से यूनियन टेरिटरी से केंद्र शासित प्रदेश से ध्यान रखिएगा दोस्त। 550 कुल सीटें, अधिकतम कुल सीटें 550, जिसमें से 530 सीटें राज्यों से और 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से। वही अगर हम बात करें कि वर्तमान में लोकसभा के सीटों की संख्या, लोकसभा की सीटों की संख्या, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा दोस्त, वर्तमान में लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो 545 है। कितनी है, तो 545 है। अब इस 545 में भी हम लोग देखेंगे, तो 545 में अगर हम देखेंगे तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, यहाँ से 524 सीटें राज्यों की है, राज्यों से 524 सीटें राज्यों से और 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। केंद्र शासित प्रदेशों से हैं, 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से है। कितना है, तो केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हैं वर्तमान में, तो और राज्यों से कितनी है, तो 524 और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी है, तो 19 सीटें। उम्मीद है दोस्त कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा हो तो तुरंत इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। इसको थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं कि इस 19 में कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी सीटें हैं, इसको भी हम लोग चाहे तो लिख सकते हैं। इसमें अगर आप लिखना चाहें तो दिल्ली से लिख सकते हैं। दिल्ली से कितने हैं, तो दिल्ली से 7 सीटें हैं। दिल्ली से 7 सीटें हैं। दूसरा, जम्मू कश्मीर से कितनी सीटें हैं, जम्मू बड़ा सुर्खियों में रहता है, तो जम्मू कश्मीर से हम लोग देख लेते हैं कि जम्मू कश्मीर से 5 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर से हम लोग 5 सीटें हैं। और वही अगर हम बात करें कि अन्य से, तो अन्य से भी आपके 7 हैं। अन्य से 7 सीटें हैं, 7 सीटें अन्य से भी हैं। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको समझ में आ रहा होगा, और समझ में अगर आ रहा हो दोस्त तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा। आते हैं और इसको मिटा करके और देखते हैं हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जो संबंधित क्वेश्चन बनता है। अभी हम लोग पार्ट इसका ही पढ़ेंगे, राज्यसभा। इसी वीडियो में राज्यसभा भी पढ़ने वाले हैं, लेकिन तब तक लोकसभा से संबंधित जो कुछ प्रमुख तथ्य है उसको भी हम लोगों ने समझ लें। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं और समझ लेते हैं कि क्या कौन सी चीजें हैं, क्या क्या और क्वेश्चन इससे बन सकता है।
तो आइए दोस्त, जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा दोस्त। पूरा वीडियो, ये जरूरी नहीं है कि आपको डिजिटल बोर्ड से ही अच्छे मटेरियल मिल सकते हैं, इस व्हाइट बोर्ड से भी आपको अच्छे मटेरियल मिल सकते हैं। कैसे मटेरियल मिलेंगे ये भी हम लोग देखते हैं, और आपके सामने है, उसको देख ही रहे हैं आपकी कैसा मटेरियल मिल रहा है। तो देखिए, भारतीय संविधान में भारतीय 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 संविधान के अनुच्छेद अनुच्छेद 330 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में ध्यान दीजिएगा दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में लोकसभा में लोकसभा में लोकसभा में लोकसभा में एससी एससी और एसटी की सीटें आरक्षित की गई हैं। आरक्षित सीटें आरक्षित की गई हैं की गई हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, पूछता है कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति एससी और एसटी की सीटें आरक्षित की गई है। किस अनुच्छेद में इसका विवरण दिया गया है, प्रावधान किया गया है? तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 में ये लिखा गया है कि संविधान के लोकसभा में एससी और एसटी की सीटें आरक्षित की गई। अब यही हम लोग देख सकते हैं दोस्त, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम हुआ है, उसमें पूछा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सीटों की आरक्षित संख्या लोकसभा में कितनी। तो इसको हम लोग देखते हैं, अनुसूचित जाति अनुसूचित जातियों की कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो अनुसूचित जाति अर्थात एससी, इसकी कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो 84 सीट निर्धारित की गई है। कितनी सीटें? तो 84 सीटों पे आरक्षित की गई है अनुसूचित जाति एससी वालों लोग के लिए। दूसरा फैक्ट हम लोग देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति जनजाति, ध्यान दीजिएगा दोस्त, अनुसूचित जनजाति एसटी, इसके लिए लोकसभा में कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो इसमें 47 सीटें निर्धारित की गई। कितनी सीटें? तो 47 सीटें निर्धारित की गई हैं। इसको भी हम लोग को याद रखना है। यही उत्तर प्रदेश पुलिस में क्वेश्चन आया था कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति की कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 47 था। कितनी सीटें हैं? तो 47 सीटें। अब बात आती है दोस्त कि लोकसभा की कार्यवाहियों को संचालित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, भारतीय संविधान का, यहाँ पर इंपोर्टेंट करके लिख लीजिएगा IMP, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत एक व्यक्ति एक मत का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति एक मत का प्रावधान किया गया है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, एक व्यक्ति एक मत का प्रावधान किया गया है। इस आर्टिकल में बातें लिखी गई हैं, तो अनुच्छेद 326 में। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए दोस्त, ये जो चीजें हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326, ये हमेशा पूछता है, किसी भी प्रतियोगिक परीक्षा में पूछता है। अगर हमारा वीडियो आप कहीं से भी देख रहे हो, पुलिस की तैयारी कर रहे हो, दरोगा की तैयारी कर रहे हो, या लोअर PCS लेवल तक की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप आराम से इस चीज से आपको काफी जानकारियां मिल सकती हैं। इसको तो बिल्कुल आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति एक मत का प्रावधान किया गया है। हालांकि कई लोग डबल वोट मार देते हैं। अगर आप गांव से मिलान करते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे कि ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, उसमें डबल वोट ट्रिपल वोट मार देते हैं। हमारे भी गांव से कई बार वोट हुआ था, और उसमें कुछ लड़कियां जाती थी, पहले तो अपना वोट मार आती थी, फिर उन साड़ी वगैरह पहन करके, गोल्ड रंग करके, और फिर जाती थी और डबल वोट मार के चली आती थी। ऐसा मैंने देखा है अपनी आंखों से
कि एक व्यक्ति 2-3 वोट भी दे देते थे, हालांकि वो गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान आपको ये इजाजत नहीं देता है कि आप डबल मत का प्रयोग करेंगे। अगर आप डबल मत का प्रयोग करते हैं तो कहीं ना कहीं गलत है। तो आपको भारतीय संविधान का अनुच्छेद 326 आपको इजाजत दे रहा है, आपको अधिकार दे रहा है कि एक व्यक्ति एक मत का प्रावधान किया गया है। यही दोस्त हम लोग समझ लेते हैं। बड़ा पूछता है ये, क्या पूछता है? तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मतदान करने की जो आयु थी, मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 21 से घटाकर, ध्यान दीजिएगा दोस्त, 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ये पूछता है कि संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 द्वारा मत देने की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि केवल वयस्क अगर हो गए तो आप वोट दे सकते हैं। उम्मीद है दोस्त कि आपको अच्छा लग रहा होगा। इसका तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्त, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं और हम लोग राज्यसभा को थोड़ा सा पढ़ते हैं कि राज्यसभा क्या कह रहा है। तो राज्यसभा को भी हम लोग देखते हैं। हालांकि एक ही वीडियो में पूरा मटेरियल नहीं मिल पाएगा दोस्त, इसके पार्ट 2 में हम आपको बताएंगे कि तारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, प्रश्नकाल क्या होता है, अतारांकिक प्रश्न क्या होते हैं, शून्यकाल किसे कहा जाता है। ये सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे। कब वो लोग अयोग्य होते हैं, कब संसद सदस्य अयोग्य होते हैं, कौन उनको अयोग्य करता है, दल बदल संबंधित प्रावधान क्या है। ये सारे बिंदुओं को हम अगले वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरा मटेरियल आपको दे दें, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। और दोस्त अभी ये छोटा चैनल है, अगर आप देख रहे हो तो इसको कोशिश करिए कि अपने दोस्तों के पास शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए, जिससे आगे भी ये निरंतर आपको वीडियो मिलता रहे और हम भी खुश होकर के, प्रफुल्लित होकर के वीडियो बनाते रहें। तो दोस्त अगले पार्ट में हम बताएंगे कि तारांकिक प्रश्न, अतारांकिक प्रश्न, प्रश्नकाल, जितनी चीजें हैं, कोरम, गणपूर्ति, ये जितनी चीजें हैं सारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण श्रृंखलाओं को लेकर के चल रहे हैं, ये भी आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल सही है। और वनडे एग्जाम में, कांस्टेबल रैंक की परीक्षा में लगभग यही से प्रश्न पूछ देता है, यहीं से प्रश्न बनता है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्त। अब हम लोग पढ़ेंगे राज्यसभा। इसको पढ़ेंगे तो राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे। राज्यसभा, आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के गठन की बात की गई है। इसे हम लोग किस किस नाम से जानते हैं, तो ध्यान से समझिएगा दोस्त। इसे हम लोग जानते हैं उच्च सदन। कैसे जानते हैं? उच्च सदन, इसे हम लोग कहते हैं उच्च सदन। दूसरा क्या कहते हैं कि इसे हम लोग कहते हैं बड़ा सदन भी कहा जाता है, बड़ों का सदन, बड़ों का सदन भी कहा जाता है। इसे दूसरा सदन भी कहा जाता है, दूसरा सदन भी कहा जाता है, दूसरा सदन भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये तो हम लोग देखे छोटे प्रश्न की उच्च सदन कहा जाता है, बड़ों का सदन कहा जाता है, दूसरा सदन कहा जाता है, दूसरा सदन कहा जाता है। ये अस्थाई सदन है, यह अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है।
क्यों ये अस्थाई सदन है और वह अस्थाई सदन नहीं है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्त, ये अस्थाई सदन है और वो अस्थाई सदन नहीं था क्योंकि ये कभी भंग नहीं होता है, क्योंकि क्योंकि यह भंग नहीं होता है, यह भंग नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है, भंग नहीं होता है, नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है। ध्यान से समझिए, भंग मतलब होता है इसका विघटन, विघटन नहीं होता है दोस्त। तो ये याद रखना है आपको कि ये कभी भंग नहीं होता है, इसका विघटन नहीं होता है, इसीलिए ये अस्थाई सदन है और वो अस्थाई सदन है। ध्यान दीजिएगा दोस्त कि राज्यसभा के सदस्यों का, राज्यसभा के यानी कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल, कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। वही दोस्त यहाँ नोट करके लिखवा दे रहा है आपको, उसमें छूट गया है कि लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल, सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। और वहीं राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्त और देखते हैं इसकी राज्यसभा सदस्य बनने की न्यूनतम उम्र, राज्यसभा, राज्यसभा का सदस्य बनने की, सदस्य बनने की, बनने की न्यूनतम उम्र, न्यूनतम उम्र, उम्र 30 वर्ष होना चाहिए। कितना वर्ष? तो 30 वर्ष होना चाहिए, 30 वर्ष होना चाहिए। जबकि लोक, ये फर्स्ट है और नोट ये यहाँ सेकंड कर दे रहे हैं, सेकंड, लोकसभा का, लोकसभा का, लोकसभा का सदस्य, सदस्य बनने की, बनने की उम्र, न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। कितना वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। दोस्त आप यह कमेंट करके बताइएगा कि आप जितना पढ़ लिए हैं कि राष्ट्रपति बनने की उम्र 35 वर्ष, उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष, राज्यसभा का न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, लोकसभा का 25 वर्ष। ग्राम प्रधान, दोस्त अगर ये आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए। ये जरूर, अगर हमारा वीडियो आपके पास पहुंच रहा है, अगर आप देख रहे हो तो जरूर बताइएगा कि ग्राम प्रधान बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, और मैं इंतजार करूंगा कि आप जवाब देते हैं या नहीं देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्त, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं दोस्त, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, एक एक चीज नहीं छोड़ने वाले हैं दोस्त, बारीकी से चलेंगे, एक एक चीज समझाएंगे आपको कि क्या होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्त, राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या, अधिकतम सीटों की संख्या, राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो इसको हम लोग देखते हैं कि राज्यसभा में अधिकतम सीटों की जो संख्या है वह 250 है। कितनी है? तो 250 सीटें। इसमें क्या क्या होता है? तो इसमें ऐसे हम लोग देखते हैं कि निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित, निर्वाचित और मनोनीत, निर्वाचित और मनोनीत। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, 12 आपके मनोनीत होते हैं इसमें। कितने मनोनीत होते हैं? 12 मनोनीत। तो 238 निर्वाचित होते होंगे। भाई कुल कितना है? 250 सीटें हैं, अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है? तो 250। तो मान लीजिए कि अगर 12 मनोनीत होंगे तो निर्वाचित कितने होंगे? तो 238 आपके निर्वाचित होंगे। अब बात क्या आती है दोस्त
कि निर्वाचित 238 हो गए, 12 मनोनीत हो गए। कहाँ से मनोनीत होते हैं? तो साहित्य, 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 कला, कला, विज्ञान, विज्ञान, समाज सेवा, समाज सेवा इत्यादि क्षेत्रों से। कौन इन्हें मनोनीत करता है? तो आप जानते हैं कि राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत करते हैं। ये राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन 21 देश के संविधान से लिया गया है। तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रखिएगा दोस्त, कई बार पूछता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों का मनोनयन किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यह आपको याद रखना है। किन किन क्षेत्रों से जाते हैं लोग? तो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों को रखा जाता है। अब बात आती है कि 238 इसमें निर्वाचित हैं, तो इसमें केंद्र और राज्य भी बांटा गया है। तो जी दोस्तों, ये दोस्त इसमें केंद्र और राज्य दोनों बांटा गया है। तो राज्य से कितनी सीटें हैं इसमें? राज्य से, तो ध्यान समझिएगा दोस्त, 230 सीटें राज्य से हैं, 230 सीटें राज्य से हैं और 8 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से हैं। किससे? तो केंद्र शासित प्रदेश से। केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो आपके 8 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हैं? तो 8 सीटें हैं। उम्मीद है दोस्त इसको तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए, फिर अगले पाठदान पर हम लोग चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट मार लिए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आराम से एकदम बारीकी से पढ़िए दोस्त, स्वयं से ही सफलता मिलती है। उग्र होकर के पढ़ाई नहीं होती है। जितना स्वयं से आप पढ़ेंगे, एकांत में पढ़ेंगे, उतने ही आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। जितना मौन होकर के पढ़ेंगे, उतने ही आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आबो हवा की दुनिया में मत जाइए। आप एक IAS को देखते हैं, कितना सुलझा हुआ लगता है देखने से, कम बोलता है, अपने काम टू काम मतलब रखता है। दोस्त वही आपको बनना है। ये जरूरी नहीं है कि हम हब्बा कब्बा डब्बा पूरा लेकर के आए और आपको एकदम शायरी पे शायरी मारते जाएं। और हालांकि वो ऐसे ही पढ़ाते हैं, लेकिन आज थोड़ा सा तबीयत मंद है, इस वजह से आपको एकदम सीरियस क्लास नजर आ रहा है। हालांकि इंजॉय तरीके से पढ़ाया जाएगा, लेकिन ज्यादा बातें नहीं होंगी, ज्यादा कंटेंट से ही रखा जाएगा। तो आइए दोस्त देखते हैं कि वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की संख्या। तो वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की संख्या कितनी है दोस्त? तो ये है आपका 245। कितनी है? तो 245 सीटें। अब इसको हम लोग देखते हैं वर्तमान में, इसमें भी निर्वाचित हुए होंगे, मनोनीत होंगे। तो इसमें निर्वाचित कितने हैं? तो निर्वाचित को देखते हैं और इधर हम लोग देखते हैं मनोनीत। तो ध्यान से समझिएगा दोस्त, अगर 245 में से 12 आप निकालेंगे, तो 12 निकालेंगे, यहाँ 12 मनोनीत हो गए। तो 12 जब आप निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 233 सीटें आपकी निर्वाचित होंगी। 233 सीटें इसमें आपकी निर्वाचित होंगी। अब इस निर्वाचन में भी केंद्र से और राज्य से कौन कौन है? तो राज्य से ध्यान दीजिएगा दोस्त, राज्य से कितनी सीटें हैं? तो राज्य से हम अगर बात करेंगे तो 225 सीटें हो जाएंगी। कितनी? 225 सीटें, 8 5 13, 225 सीटें। और केंद्र से कितनी सीटें हो जाएंगी? केंद्र शासित प्रदेश से जो सीटें होंगी वो आपकी 8 सीटें होंगी। हो जा रहा है ना दोस्त? 225 और 8, 8 5 13, 3 हाथ में लगा ले 3, हाँ ठीक, 8 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से होंगी। कितनी सीटें? 8 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से होंगी। कौन कौन केंद्र शासित प्रदेश से? तो ध्यान दीजिएगा, 3 ही जगह तो है, केवल 3 ही जगह तो आपकी विधानसभा है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो पहला है दिल्ली, पहला है आपका दिल्ली। दिल्ली से कितने हैं? तो 3 सीटें हैं। दिल्ली से 3
जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से 4 सीटें हैं। कितनी हैं? तो 4 सीटें हैं। वही पुदुचेरी, पुदुचेरी से, पुदुचेरी से कितने हैं? तो पुदुचेरी से 1 सीटें हैं। 4 3 7 1 8, यानी केंद्र शासित प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 8। और राज्यों से कितनी सीटें हैं? तो 225। उम्मीद है कि दोस्त ये आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा दोस्त तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। एग्जाम नीति चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। जो वादा किया है वो आपको परोसेगा, क्योंकि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।